देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि मानवता को आगे बढ़ाने का आधार केवल सवाल करने की शक्ति है। द पावर टू क्वेश्चन इज द बेसिस ऑफ ऑल ह्यूमन प्रोग्रेस। पर नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एक अद्भुत सा काम किया, जहां सालों से सवाल पूछने वाली जनता को प्रताड़ित किया जा रहा है, वहीं अब जनता के चुने हुए नुमाइंदे जो जनता की आवाज पहुंचाने के लिए सरकार तक संसद में विराजमान हैं, अब संसद से क्वेश्चन आर की सालों से चलती आ रही रीत, उस रीत को तोड़ने का काम भी इस सरकार ने किया। भारतीय युवा कांग्रेस ने इस बात का प्रण लिया कि जनता से सवाल करने का अधिकार नहीं छीनने देंगे। इसीलिए रोजगार दो डिजिटल क्वेश्चनार भारतीय युवा कांग्रेस आप सबके समक्ष प्रस्तुत करती है। और मैं गौतम सेठ इस पहले डिजिटल क्वेश्चनार में जनता तो सवाल करेगी जिसका नारा है, उसमें आपका स्वागत करता हूं। इबादत नहीं है माला को घुमा देना, इबादत नहीं है खुद को एक मसीहा जैसा दिखा देना। अरे इबादत तो है किसी भूखे को रोटी खिला देना, किसी रोते हुए को हंसा देना और समाज की हर बाधा को मिटा देना। इन्हीं तथ्यों पर एक बेबाक तरीके से सरकार से सवाल करने आपके समक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता माननीय श्री पवन खेरा जी प्रस्तुत हैं। दोस्तों, अनप्लैन्ड लॉकडाउन एक ऐसा शब्द है जो हमने पिछले 5-6 महीने में लगातार कई लोगों के मुंह से सुना है। खास तौर पे राहुल गांधी जी ने इस पर काफी चर्चा की, काफी देश को बताया कि इसके दुष्प्रभाव क्या थे, और वो दुष्प्रभाव हम सबने देखे, वो नजारे देखे जहां मजदूर पैदल पैदल अपने गांव की तरफ जा रहे हैं, बड़े शहरों से। कोई प्लान नहीं उनके लिए, उनको किस तरह से यातायात की क्या व्यवस्था होगी उनके लिए कोई तरीका नहीं, सरकार ने बिल्कुल कुछ नहीं सोचा और कई लोग रास्ते में मारे गए, हमने वो भी देखा। जब कांग्रेस पार्टी ने, प्रियंका गांधी जी ने उत्तर प्रदेश में बसों का इंतजाम किया मजदूर भाइयों बहनों के लिए, तो किस तरह से रुकावटें खड़ी की गई वो भी हमने देखा। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा ने कई पत्र लिखे, कई सुझाव दिए, चिदम्बरम जी ने सुझाव दिए, जयराम रमेश जी ने सुझाव दिए, हमारे कई नेताओं ने सुझाव दिए कि साहब इस तरह से नहीं, आपको राहत देनी होगी, आपको ईएमआईज पे राहत देनी होगी, रेंट्स के बारे में सोचिए। आप जो गरीब जो बिल्कुल घर जा चुका है, जिसके पास कल का क्या आज शाम के भोजन का कोई भरोसा नहीं है, उसके लिए आप कुछ सोचिए। तब जाकर कुछ हद तक सरकार को समझ में आया कि गलती बहुत बड़ी हो गई। और ये पहली बार नहीं हुई। आपने देखा कि 4 घंटे का समय देकर नोटबंदी कर दी, फिर से यहां लॉकडाउन, 4 घंटे का समय दिया और लॉकडाउन हो गया। पीठ थपथपाने के लिए मोदी जी आएंगे टीवी पर, तालियां बटोरने के लिए आएंगे मोदी जी टीवी पर, लेकिन जो लोगों के दिमाग में सवाल है उनका जवाब देने मोदी जी टीवी पर नहीं आएंगे। आप पिछले 6 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए उनका, मोदी जी आपके सवालों का जवाब देने कभी नहीं आते। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है कि अगर राजा सवालों का जवाब देने से घबराए, फिर उन सवालों का जवाब प्रजा देती है। वक्त आ रहा है, बहुत सारे सवाल लोगों के जहन में इकट्ठे हो गए हैं। मोदी जी जवाब देने से डरते हैं, मोदी जी के पास जवाब है नहीं, बिना सोचे समझे वो निर्णय लेते हैं और निर्णय लेने के बाद भी नहीं सोचते, पश्चाताप भी नहीं करते, माफी भी नहीं मांगते। याद करिए, बाहर विदेशों में जा जाकर तालियां बटोरी कि मैंने नोटबंदी कर दी, लोगों के घर में शादी है और पैसा नहीं है, इस बात पर भी तालियां बटोरी। लोगों के दुख पर ताली बटोरने का काम अगर किसी ने किया है, इस देश में कोई एक ही प्रधानमंत्री नहीं हुआ है, इसके बाद भी कई प्रधानमंत्री होंगे, इनसे पहले भी कई प्रधानमंत्री हुए। किसी ने देश की इस तरह से हंसी नहीं उड़वाई, किसी ने देश का मजाक नहीं उड़ाया जिस तरह से मोदी जी ने उड़ाया। हम विरोध करने के लिए प्रश्न नहीं उठाते हैं, ये बात मोदी जी को समझ लेनी चाहिए।
उन्हें बार बार घबराहट होती है कि अरे मेरा विरोध हो रहा है। साहब, विरोध लोकतंत्र में विपक्ष अगर सवाल ही उठाना बंद कर देगा तो कौन उठाएगा सवाल? मीडिया का तो हमने आलम देख ही लिया है। तो हम ये सवाल इसलिए उठा रहे हैं कि लोगों के मन में ये सवाल है, आपको जवाब देना है दीजिए, नहीं देना इंतजार कीजिए, जनता जवाब देगी। जय हिंद। हमारे आज के इस पहले सत्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार का अनप्लैन्ड लॉकडाउन, एक ऐसी अनप्लानिंग से, बिना सोचे समझे, बिना कुछ तय किए देश ने देखा। शायद ये साहब हर फैसला इसी तरह लेते हैं। डीमोनेटाइजेशन को भी कुछ इसी तरह देश के लोगों को लाइनों में लगा दिया गया, तो इस बार मजदूरों को घंटों पैदल चलने के लिए, कई किलोमीटर अपने बुजुर्गों को अपने कंधों पे लिए श्रवण पुत्र बन देश के मजदूर एक जिले से दूसरे जिले जाते हुए इस देश में आंखों में आंसू से आ गए उनकी स्थिति को देखते हुए। और पवन जी ने सही कहा कि अगर तुम जवाब नहीं दोगे नरेंद्र मोदी जी, अगर तुम्हारी सरकार जवाब नहीं देगी, तो यह जनता तुम्हें जल्द जवाब देगी। अब आगे लॉकडाउन के समय में जब सरकार ने लोगों को जख्मी कर जख्म के साथ सड़कों पर तड़पने के लिए छोड़ दिया गया, जब निर्मला ताई के फाइनेंशियल पैकेज ने जख्मों पे नमक लगाने का काम किया, तो देश के सच्चे सुपुत्र की तरह भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्रीनिवास बीवी जी, जिन्होंने किचन चला, हजारों लोगों को दिन भर खाना दिया, बसों का इंतजाम कर लोगों को घर तक पहुंचाने का काम किया, और देश के युवाओं की, असहाय की, गरीब की, मजदूर की आवाज बनकर श्रीनिवास बीवी जी हिंदुस्तान के समक्ष आए। अपनी बात अब श्रीनिवास जी इस सरकार के कान अपने आक्रोश से खोलने के लिए आपके समक्ष रखेंगे। आज जो परिस्थितियां है, मुझे चंद पंक्तियां याद आती है। राजा ने कहा रात है, रानी ने कहा रात है, मंत्री ने कहा रात है, संतरी ने कहा रात है, और ये सुबह सुबह की बात है। क्या वाकई ये हालत है? यकीनन नहीं। पिछले 6 सालों में शायद ही ऐसा कोई सेक्टर बाकी हो जिसमें नौकरियां पैदा होना की तो भूल जाइए, नौकरियां बचने का भी नाम निशान बचा हो। चाहे वो आईटी का सेक्टर हो, चाहे वो हमारा रेलवे का सेक्टर हो, चाहे हमारा बैंकिंग का सेक्टर हो, चाहे कृषि क्षेत्र हो, चाहे कोई भी सेक्टर हो। मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ रोजगार हर साल पैदा करेंगे। 2 करोड़ रोजगार पैदा भूल जाइए, उन्होंने हर वर्ष करोड़ों युवाओं को बेरोजगार करने का कसम लिया है, सुपारी लिया है। लगातार एक के बाद एक ये कंपनियां बंद होती जा रही है, अर्थव्यवस्था तबाह होती जा रही है, युवाओं की चटनी होती जा रही है, लेकिन रोजगार के लिए कोई नीति बनाने के लिए जगह सरकार के जो नीतियां है झुनझुना पकड़वानी नहीं। जब युवा नौकरी मांगता है आप पकोड़े बेचिए, जब युवा राशन मांगता है तो भाषण का झुनझुना पकड़वाते हैं। आखिर ये कब तक चलेगा? चलते चलते थक गए, टांगों में दर्द हो रहा है। हाँ? टांगों में दर्द हो रहा है। 6 दिन हो गए। किसी की टूटी हुई साइकिल ली थी कि 5 रुपए टूटी साइकिल ली थी, आज वैसे ही चल रहे हैं। हम पैदल चले जाएंगे, बस रोके ना हमें। अरे कुछ साधन नहीं करवा रहे तो पैदल से जाने दो। मेरा बच्चा झूठा है, 2.5 साल का, रो रहा है। गाँव माटी दूर तो है छोड़ आए, घर में भूखे भात लाने दूर आए। मोतियों सी आंसू रोती अम्मा मेरी, जाने कैसे मुन्ना मेरा रात खाए। शहर में हम बेसहारे, गांव मेरा घर पुकारे। कल क्या होगा सोचता दिल थम सा जाता रे। ये
हारी भी हम जो जीते कम है क्या रे। गांव माटी दूर तो है छोड़ आए, घर में भूखे भात लाने। सरकारें भंवरे की तरह होती हैं कि फूलों से कर्ज के तौर पर रस भी ले लेती हैं और भंवरा भी खुश और फूल भी खुश। मगर नरेंद्र मोदी जी की सरकार, तुम तो खून चूसने वाली जोक बन गए। बर्बाद कर दिया तुमने हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को और अपनी मनमानी से प्रोपेगेंडा की राजनीति चलाकर बार बार इस देश का ध्यान असल मुद्दों से अपनी गोदी मीडिया की मदद से भटकाने की तमाम कोशिशें की। हमारे अगले वक्ता प्रख्यात सांसद, युवा जिनकी आवाज को सुनना चाहता है, समझता है और जो अपनी बात को बेबाकी से रखने के लिए जाने जाते हैं, माननीय डॉक्टर शशि थरूर आपके समक्ष ये बताएंगे कि किस तरह इस सरकार की गलत नीतियों ने इस देश को आगे लेकर जाने की वजह सालों साल पीछे धकेलने का काम किया। माननीय डॉक्टर शशि थरूर। Namaskar, I'm Shashi Tharoor and I'm delighted that the Indian Youth Congress has decided to launch a digital Parliament question hour in view of the government's extraordinary decision to suspend question hour during this unusual monsoon session of Parliament. The reason we are concerned about question hour disappearing is very simple. It is the one time that opposition MPs can question ministers and provoke them into unscripted answers on issues of national importance. Essentially, when written answers which have been permitted in this session are given, they are usually written by bureaucrats and you don't really have a chance to see exactly what's on the minister's mind on a particular issue. Now, the Indian Youth Congress has said, why don't we come up with questions that are important for the nation to know? And one obvious area that is extremely important for our country has been the government's gross mismanagement of the COVID pandemic. We do not object to the lockdown. We actually recommended a lockdown much earlier. But we do object to the complete lack of notice in which the nation was given 3.5 hours to shut down for what turned out to be several months, even though the same Prime Minister had given the nation 48 hours to try a Sunday lockdown that he called the Janta curfew. Now let me explain very simply why that short notice was such a disgrace. It meant that no one could plan for the inevitability of a lockdown. It meant that 3.5 hours after the Prime Minister finished speaking, there were no planes, no trains, and the national highways were gone. It meant that large numbers of migrant workers for whom there was no time to make alternative arrangements, in despair, trudged on their own 2 feet hundreds of kilometers back to their home villages. This was a preventable humanitarian tragedy, and we must ask the government, why was it that the lockdown was done at so little notice? What was the rationale for not giving the nation time to plan, as they had given the nation time to plan the Janta curfew? And why was it that the plight of the millions of migrant workers in our country was of no concern to the decision makers of this government? There are questions the government must answer. The people want to know. Jai Hind. There is no widespread undetected community transmission in New Zealand. We have won that battle, but we must remain vigilant if we're to keep it that way. It was important that I speak with all 3 opposition leaders because I'm unable to join them this afternoon as the House of Commons reconvenes to pass emergency legislation on COVID-19. This legislation will help ensure that Canadians are getting the support they need during these challenging times. No matter who you are, where you live, or what you do. शाम को ठीक 5 बजे हम अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर या बालकनी में या खिड़कियों के सामने खड़े होकर 5 मिनट तक
ताली बजा करके, थाली बजा करके, घंटी बजा करके। जब देश के विद्वान सवाल करें, जब थरूर साहब जैसे यूनाइटेड नेशंस में काम कर चुके विद्वान सवाल करें और देश की सरकार चुप रहने की नीति अपनाए, अरे साहब, ये जनता क्या बेवकूफ है जो आपकी चुप रहने की इस नीति को नहीं समझ पा रही। और सरल शब्दों में कहूं तो विनाशकाल विपरीत बुद्धि, ये एक शब्द, ये एक लाइन आज की इस सरकार के काम करने के तरीके को बेहद अच्छी तरह आप सबके सामने रखता है। हमारी अगली वक्ता एक युवा है। भगत सिंह ने भी जब ललकार करी थी अंग्रेजों के खिलाफ तो कहा था, जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, कोना कोना गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। इनकलाब की ही इस दौर को आगे बढ़ाती हुई तेलंगाना से पायल बोस आपके सामने अपनी बात रखेंगे। 4754-356 ये किसी देश का टेलीफोन नंबर नहीं है, ये हमारे देश की कोविड केसेस की संख्या है। बढ़ती अनएम्प्लॉयमेंट, बढ़ती कोविड केसेस की संख्या और बढ़ती महंगाई के बीच सरकार को एक नया शौक चढ़ा है, वो है एग्जाम्स का। पहले तो ये लॉकडाउन की पूरी प्रक्रिया इतनी अनप्लान्ड और अनइन्फॉर्म्ड थी कि एक 5th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट भी इससे बढ़िया एग्जाम प्रिपरेशन की प्लानिंग कर लेगा। इनकी यही वजह से 78,416 लोग मर गए हैं कोरोना वायरस के कारण इस पैंडेमिक के दौरान। पर इन्हें तो सिर्फ एग्जाम्स कंडक्ट करना है। एक सेमेस्टर की रिप्लेसमेंट हो सकती है, पर क्या एक जान की रिप्लेसमेंट हो सकती है? घर पे पढ़े या अपने सुरक्षा के लिए लड़े, इन दोनों फैसलों के बीच फंसकर डिप्रेशन के शिकार बन रहे हैं स्टूडेंट्स। ओडिशा की सरकार ने ये कहा है कि स्टूडेंट की टेम्परेचर हाई होने पर भी वो एग्जाम देने के लिए अलाउड होंगे। पूरा पीपीई किट पहनने के बाद भी अगर कुछ डॉक्टर्स कोविड के शिकार बन रहे हैं तो एक मास्क पहनकर एग्जाम देने वाले स्टूडेंट की सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? हमारे देश में लगभग 80% लोगों के पास मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है और ऑलमोस्ट 65% लोगों के पास तो बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज भी नहीं मिलती है। यूपीए सरकार के दौरान 31.2% फ्री मेडिसिन की अलॉटमेंट की गई थी और अब की सरकार सिर्फ 8.9% कर रही है। तेलुगु में एक फेमस डायलॉग है, నేను ఎవరి మాట వినను మనిషి మాట అస్సలు వినను అని। ఇది ఎవరికి వర్తిస్తుందో అనేది నేను చెప్పనవసరం లేదు। స్టూడెంట్స్ వాళ్ళ యొక్క బాధని ఎన్నో విధాలుగా ఎన్నో సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్ పై వ్యక్తం చేస్తున్నారు, అయినా కావాలని నిర్లక్ష్యంగా ఉంటుంది ఈ ప్రభుత్వం। సిఏఏ ఎన్ఆర్సీ ప్రొటెస్ట్ లో ఎంతో మంది స్టూడెంట్స్ ని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది। జేఎన్యూ స్టూడెంట్స్ లైబ్రరీని ధ్వంసం చేయడం కూడా జరిగింది। ఇవన్నీ జరిగినప్పుడు మూగబోయిన ప్రభుత్వం ఇప్పుడు ఎందుకని స్టూడెంట్స్ కోసమే ఎగ్జామ్స్ పెడుతున్నారు? మహమ్మారిలో ఎగ్జామ్స్ పెట్టడం అనేది స్టూడెంట్స్ కి ఏ విధంగా ఉపయోగం? ఐ రియల్లీ వాంట్ టు నో వై ఇస్ ద గవర్నమెంట్ ఫోర్సింగ్ ద స్టూడెంట్స్ టు రైట్ ది ఎగ్జామ్స్ డ్యూరింగ్ అ డెడ్లీ పాండమిక్? Is it because they don't want many students to appear for the exams? Is it because they are afraid that if students do well today, they will question the government for jobs tomorrow? आखिर पायल ने सही ही तो कहा। अरे क्या मुसीबत पड़ी थी साहब, जब पीपीई किट्स पहने डॉक्टर खुद को कोरोना से ना बचा सके तो आपने देश का भविष्य माने जाने वाले विद्यार्थियों को कोरोना जैसी महामारी में परीक्षा देने के माध्यम से धकेलने का काम किया, उनकी जान से खिलवाड़ करने का काम किया। आखिर कैसे इतने इनकलाबी सुरों को दबाने का आप काम करेंगे? पंजाब गुरुओं की धरती मानी जाती है, पीरों की धरती मानी जाती है, इनकलाब की धरती मानी जाती है। आखिर यही तो वो धरती मानी जाती है जहां से गुरुओं ने हर गलत के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करने का काम किया। उसी आवाज को आगे बढ़ाते हुए और बुलंदी से आप सबके समक्ष सरकार को ललकारते हुए अपनी बात रखेंगे पंजाब युवा कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय बरिंदर ढिल्लो जी। ਅੱਜ ਜਦੋਂ 47 ਲੱਖ ਕੇਸਿਸ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਕੇਸਿਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਅੱਜ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਮੁਕੰਮਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸੀਗਾ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੇਸਿਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ ਸਿਰਫ 532 ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਅਨਲੌਕਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਕੇਸਿਸ ਧੜਾਧੜ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਔਰ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੇਸਿਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੁੱਟਤੀ ਆ। ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨਪਲੈਨਡ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸੀਗਾ ਉਸਨੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਠ ਕਮਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਨਪਲੈਨਡ ਨੀਤੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਸੀਹਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਉਦੋਂ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਦੀ ਰੀਹਾ ਚੱਕਰਵਰਤੀ, ਕਦੀ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਕਰਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਔਰ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬਰਕਰਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਥੋਪ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਪਏ ਆ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਟਰੀ ਸੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਪੀਟ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸਾ ਪਾਇਆ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਅਨਪਲੈਨਡ ਨੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਠਿਆਂ 'ਤੇ ਚੜਾਤਾ ਭਾਂਡੇ ਟੀਂਡੇ ਖੜਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਦੀ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਟੋਟਲੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋੜ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪੈਕੇਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵਾਸਤੇ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਅਗਰ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਵੇਰਵਾ ਪਾਓ। भारतीय जनता पार्टी सेवा में विश्वास करती है। इस कोरोना क्राइसिस में हम क्या बेस्ट कर सकते हैं ये हमने करने का प्रयास किया। Whereas this year we are facing an extraordinary situation, you are facing an act of God. You are facing an act of God. You are facing an act of God. तो क्या कहते हैं ये लोग? ये कहते हैं ये तो एक्ट ऑफ गॉड है। दीदी, ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये तो एक्ट ऑफ फ्रॉड है, फ्रॉड। सही कहा बरिंदर जी ने। पक्षपात की राजनीति, द पॉलिटिक्स ऑफ बायसनेस, इट ऑलवेज लीड्स टू एन एंड, एक अंत की शुरुआत। जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने डीमोनेटाइजेशन से लेकर जीएसटी और फिर यह अनप्लैन्ड लॉकडाउन कर इस देश के समक्ष रख दी। अब लद्दाख की धरती से आने वाले आसिम उल हक इस सरकार से अपना हक मांगने की बात करेंगे। जब से भारत में एक अनियोजित लॉकडाउन को लागू किया गया तब से इस देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ा है और इस देश की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ी चोट पहुंची है। पहली बार आजादी से आज तक 72 साल में पहली बार इस देश का जीडीपी -24% से घट रहा है और असंगठित क्षेत्र को इसके कारण सबसे बड़ा चोट पहुंचा है। चाहे वो इस देश का किसान हो, दिहाड़ी का मजदूर हो या टूरिज्म सेक्टर में काम करने वाला व्यक्ति हो, इन सभी लोगों को, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को अत्यंत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। और एक ऐसे समय पर असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग ये उम्मीद करते हैं कि सरकार उनकी मदद करे, लेकिन एक ऐसे समय पर भी सरकार ने इस देश की आम जनता के ऊपर पूंजीपतियों को चुना। Even today the government is providing tax breaks and is writing off the loans worth thousands of crores of the rich millionaires and billionaires, but at the same time it has failed to help the common man. आज तक इस देश के आम आदमी को उचित सहायता नहीं मिली।
और एक ऐसे समय पर इस देश का किसान, इस देश का मजदूर और इस देश का आम आदमी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछता है, क्या हमारे जीवन का कोई मूल्य नहीं? लद्दाख से कन्याकुमारी तक एक ही आवाज है नरेंद्र मोदी साहब, अपनी गलत नीतियों को बदलो, युवाओं को रोजगार दो, रोजगार दो, रोजगार दो। अब मध्य प्रदेश, देश का दिल माने जाने वाला मध्य प्रदेश, वहां से आने वाली वैष्णवी सरकार को आईना दिखाने का काम करेंगी। वैष्णवी को आप सब जरूर ध्यान से सुनिए। नमस्कार। भारत एक ऐसा देश जिसने विश्व पटल पर आजादी के मात्र कुछ ही वर्षों के अंदर खुद को एक प्रमुख भूमिका दिलाई। भारत एक ऐसा देश जिसे आने वाली सदी की महाशक्ति माना जाता है। भारत एक ऐसा देश जिसने कॉलोनियल रूल के बावजूद अपना आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक ढांचा मजबूत रखा। भारत एक ऐसा देश जिसने खुद को मात्र कुछ ही वर्षों के अंदर एक ग्रामीण राष्ट्र की परिभाषा से निकालकर एक विकासशील राष्ट्र की परिभाषा में ढाला है। आज वही भारत जूझ रहा है आर्थिक समस्याओं से और बेरोजगारी के प्रश्न से। भारत जिसे एक युवा राष्ट्र माना जाता है, जिसकी औसत आयु मात्र 26 वर्ष है, आज उसी भारत के युवा संकट में है, बेरोजगारी और अपने अनिश्चित भविष्य के प्रश्न के कारण। भारत जिसे नारी सशक्तिकरण का पक्षधर माना जाता है, आज उसी भारत ने कोरोना काल में महिलाओं की असुरक्षा देखी है, महिलाओं की घरेलू, आर्थिक और सामाजिक असुरक्षा देखी है। परंतु इन सबका कारण क्या है? मात्र कोविड-19 नहीं, ये कारण बहुमुखी है, जिसमें सबसे ज्यादा योगदान रहा है अनभिज्ञ शासन का। तो आज एक महिला होने के नाते, एक युवा होने के नाते और सर्वप्रथम एक जागरूक नागरिक होने के नाते अपने अधिकार का उपयोग करते हुए मैं किसी के विपरीत नहीं जाऊंगी, परंतु मैं अपनी सरकार से प्रश्न करना चाहूंगी। मैं उस सरकार से प्रश्न करना चाहूंगी जिसे चुना गया था हमारे हित के लिए, हमारे विकास के लिए, जिसे चुना गया है हमारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। मैं उस सरकार से यह प्रश्न करना चाहूंगी कि जब कोविड-19 के पहले भी बेरोजगारी संबंधित प्रश्न, आर्थिक समस्याओं से संबंधित प्रश्न और महिला सशक्तिकरण से संबंधित प्रश्न, महिलाओं की असुरक्षा से संबंधित प्रश्न सरकार के सामने विगत 6 वर्षों में लगातार रखे गए थे, तो सरकार उनके प्रति निष्क्रिय क्यों रही? वही निष्क्रियता आज हमें इन समस्याओं की तरफ और भी ज्यादा ढकेल चुकी है। मैं सरकार से प्रश्न करना चाहूंगी कि चीन के साथ हमारे चलते हुए असंतोष से वाकिफ होने के बावजूद सरकार ने क्यों हमारे राष्ट्र में एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का निर्माण करने के लिए कदम नहीं बढ़ाया? वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो हमारे युवाओं को रोजगार दिलवा सकता था और शायद वास्तविक तौर पर हमें आत्मनिर्भर बना सकता था। एक युवा होने के नाते मैं सरकार को अपना पूर्ण सहयोग देने के लिए तैयार हूं, परंतु तब जब सरकार इस राष्ट्र की वास्तविक समस्याओं की तरफ अपनी संवेदनशीलता दिखाएगी और धरातल पर कुछ कदम उठाएगी, बजाय सिर्फ भाषण देने के। हम तो बस प्रवासी हैं, क्या इस देश के वासी हैं? अगर हम नहीं हैं इंसान तो मार दो हमें, दे दो फरमान। खाने को तो कुछ ना मिल पाया, भूख लगी तो डंडा खाया। फासले तय किए हजारों मील के, कुछ साइकिल पर, कुछ पैर नंगे। मरे कई भूख से और कई धूप से, पर हिम्मत ना टूटी बड़ों के झूठ से। बस से भेजकर, रेल से भेजकर, जान खो बैठे रास्ते भूलकर। यहाँ प्रतिमाओं की बड़ी है हस्ती, पर इंसानों की जान है सस्ती। बड़े सपने, अच्छे दिन बतलाए, पर भूख किसी की मिटा ना पाए। चाहिए ना भीख, ना दान, बस ना छीनो आत्मसम्मान। हम तो बस प्रवासी हैं,
क्या इस देश के वासी हैं? धन्यवाद वैष्णवी, बेहद बेबाक तरीके से आपने अपनी बात रखी। अब राजस्थान की धरती से आने वाले राहुल सिंह उन लोगों को याद कराएंगे कि महाराणा प्रताप कौन थे और जयचंद कौन थे। दूसरों को जयचंद करार देने वाले यह भूल गए कि जयचंद की नीतियां तो वह खुद हर रोज इस देश को अपनाते हुए नजर आए। राहुल सिंह। नमस्कार साथियों, पिछले 5 से 6 साल में यह दावा किया जा रहा है कि एक नए भारत का निर्माण किया गया है, पर जब मैं लॉकडाउन में देश की स्थिति को देखता हूं तो मुझे लगता है कि यह तो किसी बुरे सपने से कम नहीं है। जिस मजदूर वर्ग के लिए पूजनीय नेहरू जी ने यह कहा था कि यह भारत के निर्माता हैं, इन्होंने भारत की नींव रखी है, आज उसी मजदूर वर्ग के 3 करोड़ भाई बहन अपने गांवों को वापस पलायन के लिए मजबूर हो चुके हैं। भूखे प्यासे नंगे पैर कई 100 कई 1000 किलोमीटर चलकर जब यह भाई बहन अपने गांवों को वापस जा रहे थे, तब केंद्र की मोदी सरकार एवं भारतीय जनता पार्टी चुप्पी साधे हुए मुंह मोड़कर दिल्ली में चुपचाप बैठी हुई। जिस देश में इंदिरा गांधी जी किसानों के लिए हरित क्रांति ले आई, आज उसी देश का किसान जब हरियाणा में अपनी आवाज उठाता है तो खट्टर सरकार उस किसान को लाठियों से पीटती है। क्या इसी देश की कल्पना हमने करी थी? शायद नहीं। जिस देश में पूजनीय राजीव गांधी जी 1980 के दौर में कंप्यूटर क्रांति ले आए थे, आज उस देश का किसान, आज उस देश का छात्र वर्ग, उस देश का भविष्य इस चीज के लिए मजबूर हो गया है कि उन्हें महामारी के इस दौर में भी प्रत्यक्ष रूप से जाकर के विश्वविद्यालयों में परीक्षाएं देनी पड़े, क्योंकि हमारी सरकार असक्षम है ऑनलाइन परीक्षाएं लेने में आजादी के 70 साल बाद भी। क्या इसी देश की हमने कल्पना करी थी जिसकी अनएम्प्लॉयमेंट की दर पिछले 40 सालों में सबसे ज्यादा है? क्या इसी देश की कल्पना हमने करी थी जिसकी जीडीपी बढ़ना तो दूर गिर रही है -23.9% की दर से? क्या इसी देश की कल्पना हमने करी थी जिसमें अपराध अपने सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गए क्योंकि सरकार लॉकडाउन को सही तरीके से लागू नहीं कर पाई? मात्र 4 घंटे का समय लोगों को दिया गया, जिससे और तो कुछ हुआ नहीं, सिर्फ एक डर का माहौल बन गया। जिस लड़ाई को 21 दिन में खत्म होना था, वो लड़ाई आज 150 दिन बाद भी उसी तेजी से चल रही है। देश का व्यापारी वर्ग, देश का मध्यम वर्ग, देश का पिछड़ा वर्ग आज त्रस्त है। खाने को लोगों के पास रोटी नहीं है, करने को काम नहीं है, पर केंद्र की मोदी सरकार यह कहती है कि राहत के नाम पर आप हमसे लोन ले लीजिए। यह कैसी राहत है? यह कैसा मजाक है जो देश के साथ किया जा रहा है? आज हमें जरूरत है कि हम केंद्र की मोदी सरकार से कठोर सवाल पूछें कि कब तक देश का युवा इसी प्रकार बिना किसी काम के सड़कों पर घूमता रहेगा। क्या हम माननीय गृह मंत्री जी की वह एडवाइस मान लें जब उन्होंने कहा था कि उस काबिलियत का युवा जो पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन कर सकता है, वो कॉलेज और विश्वविद्यालय से बाहर आए और पकौड़ी की एक रेडी लगा ले? क्या यही हमारे देश का युवा का भविष्य है? आज हमें केंद्र की सरकार से पूछना पड़ेगा कि क्या कारण थे जिनकी वजह से जीडीपी इतनी नीचे आकर के गिरी। हमें पूछना होगा कि कैसे यह जो स्थिति इतनी बुरी बनाई गई है, इससे देश आगे बेहतर स्थिति में जाएगा और बेहतर बदलाव किस प्रकार आएगा। और यह सवाल पूछने की जिम्मेदारी आज कंधों पर आ चुकी है देश की जनता के और देश के आम जन के। मैं आपसे अपील करता हूं कि आप सभी केंद्र की सरकार से सवाल पूछें और उनसे जानें कि क्यों यह स्थिति जो आज है वह कैसे है। धन्यवाद। मैं दिल से आपको कहना चाहती हूँ कि इससे बड़ी कोई देशभक्ति नहीं है कि आप जागरूक बने। आपकी जागरूकता एक हथियार है, आपका वोट एक हथियार है, लेकिन ये एक ऐसा हथियार है जिससे किसी को चोट नहीं पहुंचानी, किसी का दुख नहीं करना, किसी का नुकसान नहीं पहुंचाना। ये एक ऐसा हथियार है जो आपको मजबूत बनाएगा। माननीय प्रियंका गांधी जी ने अपने सही शब्दों में समझा दिया कि राष्ट्रभक्ति के सही मायने क्या हैं। और मैथिली शरण गुप्त जी भी कह गए थे, जो भरा नहीं है भावों से,
बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। सुन लीजिए नरेंद्र मोदी, आज के हमारे इस क्वेश्चन आवर के डिजिटल सत्र से निकली हुई आपके लिए ललकार। धर्मों में सबसे बड़ा धर्म राष्ट्र धर्म, विकास धर्म, गरीबों को बसाने का धर्म, समाज की बाधाओं को मिटाने का धर्म, जिसको आप भूल गए। तो अब अपनी इस राजनीति को प्रोपेगेंडा पर चलाना बंद करें। अपनी इस राजनीति को असल मुद्दों से जनता को भटकाने का काम करना बंद करें। क्योंकि अरे साहब, अब आप जवाब दें या ना दें, जनता की आंखें खुल चुकी हैं। इनकलाब के दौर की शुरुआत हो चुकी है। जनता तो आपको जवाब देगी, रोजगार मांगेगी। नहीं दोगे तो जनता तो खुदा की आवाज है, सत्ता में बिठा भी सकती है, कल को सत्ता से गिरा भी सकती है। जय हिंद, नमस्कार।